कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आसमान से बिजलियां गिर रही होती और वो कोई आम बिजलियां नहीं होती। असल में वो थंडर ट्रिबुलेशंस होती है। और उस हेवनली ट्रिबुलेशंस ने उस पूरे आसपास के एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन तभी हमारी नजर एक पर्सन पर जाती है जो कि जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ होता है। और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। और फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि हमें अधमरी हालत में हमें बताता है कि मेरा नाम लू चैंग है और मैं काफी अनलकी पर्सन हूँ। फिर लू चैंग अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। लू चैंग अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए हमें बताता है कि पिछली लाइफ में वो हमारी तरह ही एक मोटल था, मगर उसका कार एक्सीडेंट होने के कारण वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो गया। मगर जैसे ही हमारा एमसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में आया, उसे सभी लोग नापसंद करने लगे। यहाँ तक कि लू चैंग के माता पिता भी उसे पसंद नहीं किया करते थे। उसके पेरेंट्स भी उससे काफी ज्यादा नफरत किया करते थे, क्योंकि लू चैंग का बर्थ होने के बाद उनके पूरे के पूरे विलेज में महामारी आ गई। फिर एक दिन उसके पेरेंट्स उस महामारी में मारे गए। फिर जब हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा बड़ा हुआ तो वो एक एकेडमी में चला गया जहां पर कि सभी लोग उसे जीनियस मानते थे। इसीलिए उस एकेडमी के सभी डिसाइपल उसे हर एक मुसीबत से प्रोटेक्ट किया करते थे, जिस कारण काफी सारे डिसाइपल उसकी वजह से मारे जाते थे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर कि हमारा एमसी उन सब यादों को याद करके काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और फिर साथ ही साथ हमारा एमसी अपने ऊपर हो रही हेवनली ट्रिबुलेशन को देखने लगता है। मगर तभी वो हेवनली ट्रिबुलेशन हमारे एमसी पर आ गिरती है। लेकिन तभी हमारे एमसी के आगे एक सिस्टम अपीयर होने लगता है। फिर अगला सीन हम 2 दिन पहले का देखते हैं। हमें एक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है और फिर राइटर हमें बताता है कि उस सेक्ट का नाम हेवनली सेक्ट होता है, जो कि फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट नाम के एक कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। फिर हमें उस सेक्ट के बाहर बहुत सारे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और उन सभी डिसाइपल्स के बीच हमारा मेन कैरेक्टर लू चैंग भी होता है। तभी लू चैंग को पीछे से एक लड़की आवाज देती है। उस लड़की का नाम फैंग निंग होता है और वो लड़की 17 साल की कम उम्र में ही रिफाइनमेंट के लेवल के 7वें स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। यानी कि वो लड़की भी एक जीनियस होती है। और फिर उस लड़की की आवाज सुनकर लू चैंग पीछे की ओर मुड़ता है और पीछे मुड़कर उस लड़की से कहता है, सिस्टर फैंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। मगर तभी हम सिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि लू चैंग के गले लगने लगती है। मगर दूसरी तरफ हमारा लू चैंग उससे दूर हो जाता है। दूर होने के बाद वो सिस्टर फैंग से पूछता है, सिस्टर फैंग क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर अभी मेरे मास्टर कहाँ पर हैं। हम सिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि लू चैंग को बताती है, लू चैंग तुम्हारे मास्टर अभी सेक्ट के मुख्य हॉल में हैं। ये सुनकर लू चैंग सिस्टर फैंग को शुक्रिया कहता है और सेक्ट के मेन हॉल की तरफ जाने लगता है। और हॉल की तरफ जाते हुए लू चैंग मन में सोच रहा होता है, महामारी के कारण मेरे विलेज में सभी लोग मारे गए थे और मैं 12 साल की उम्र में ही अनाथ बन गया था। मगर तब इस सेक्ट के एम्परर ने मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया और मुझे काफी अच्छे से ट्रेन किया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लू चैंग सेक्ट के हॉल में पहुंच जाता है और हॉल में पहुंचते ही लू चैंग वहां पर बैठे हुए सभी मास्टर्स को ग्रीट करने लगता है। फिर हमें लू चैंग के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस सेक्ट के एम्परर होते हैं और उनका कल्टीवेशन लेवल कंबाइंड बॉडी लेवल की 9th स्टेज पर होता है, जो कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल है। इस कल्टीवेशन लेवल के बाद सीधा इमोर्टल स्टेज आती है, जिससे कि वो कल्टीवेटर इमोर्टल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लू चैंग के मास्टर लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग तुम अपनी ट्रेनिंग में काफी अच्छा कर रहे हो। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर लू चैंग हाथ जोड़ते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर ये सब आप ही की वजह से हो पाया है। अगर आप खुद मुझे ट्रेन ना करते तो मैं कभी भी इतनी जल्दी क्यूआई रिफाइनमेंट के 7th लेवल पर नहीं पहुंच पाता। लू चैंग की इस बात को सुनकर हम वहां पर बैठे हुए कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे से कहने लगते हैं, ये लड़का सच में एक जीनियस है। तभी हम वहां पर बैठे ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जिसका कि नाम मुरोंग कुई होता है और वो एल्डर कंबाइंड बॉडी के 3rd लेवल पर होता है। और फिर वो एल्डर लू चैंग की इस बात को सुनकर लू चैंग से कहता है, हालांकि बच्चे तुम भी एक जीनियस हो, मगर फिर भी किंग यू का टैलेंट तुमसे कहीं ज्यादा है। उस एल्डर की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि किंग यू की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि सच में ये किंग यू मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है। फिर हम किंग यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और हम देखते हैं वो 19 साल की होती है। यानी कि किंग यू हमारे एमसी से 1 साल बड़ी होती है और साथ ही साथ किंग यू क्यूआई रिफाइनमेंट के 9वें लेवल पर होती है। तभी हम हेवनली सेक्ट के पेट्रियार्च को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहता है, लू चैंग तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा यूनिक है।
और तुम एक स्पेशल टैलेंट हो, मगर कभी भी मेरे सर को नीचे मत झुकने देना। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर आगे से लू चैंग भी अपने मास्टर से ठीक है कहता है, और साथ ही साथ वो अपने मन में सोचने लगता है, आखिर मेरे पास ऐसा कौन सा स्पेशल टैलेंट है जो कि मुझे नहीं दिखता मगर मेरे मास्टर को दिखता है। हम उस एम्परर को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग तुम काफ़ी समय बाद अपनी ट्रेनिंग से वापस आए हो, तो मैंने इस खुशी में तुम्हारे लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। और हेवनली सेक्ट के पाट्रियार्च की इस बात को सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और सिर्फ एल्डर्स ही नहीं बल्कि हमारा लू चैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम पाट्रियार्च को देखते हैं जो कि अपनी कुर्सी से खड़ा होकर सभी लोगों से कहता है, मैं अब कुछ ही समय बाद इमोर्टल वर्ल्ड की ओर असेंड करने वाला हूँ। तभी कहानी का नरेटर हमें बताता है कि आखिर असेंड का मतलब क्या होता है। तो कहानी का राइटर बताता है कि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, मगर इस वर्ल्ड में कोई भी इमोर्टल नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड एक लोअर रियल है, और जो कोई भी इस वर्ल्ड में हेवनली टर्बुलेशन को सरवाइव कर लेता है वो पर्सन इमोर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, और साथ ही साथ इमोर्टैलिटी को भी हासिल कर लेता है, और इसी को इमोर्टल वर्ल्ड में असेंड करना कहते हैं। और इस लोअर रियल में आखिरी के 3000 सालों में किसी ने भी हेवनली टर्बुलेशन को सरवाइव नहीं किया है। फिर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को देखकर सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि मास्टर इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर है भी या फिर नहीं, लेकिन तभी आगे से लू चैंग के पाट्रियार्च लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग तुम मेरी चिंता मत करो, तुम तो मेरे गोंग मेथड को जानते ही हो ना। और गोंग मेथड का नाम सुनते ही हम देखते हैं लू चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो हमें बताता है गोंग मेथड मास्टर की एक ऐसी प्राचीन तकनीक है जिसका कि नाम स्टील द स्काई है, और मुझे लगता है मास्टर उसी की मदद से उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लू चैंग के मास्टर को देखते हैं जो कि वहां पर बैठे हुए सभी एल्डर्स से कहते हैं, मैं इस फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट में 3000 सालों बाद पहला इमोर्टल बनने वाला हूँ, और इससे हमारे हेवनली सेक्ट की काफी ज्यादा तरक्की होगी। वहीं दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि बड़े ही गुस्से से उस पाट्रियर्च को देख रहा होता है। उस एल्डर को देखकर ये पता लग रहा होता है कि उसे पाट्रियर्च से काफी ज्यादा जलन हो रही है। लेकिन तभी हम एम्परर को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहता है, लू चैंग कल सुबह तुम पास के सियोल माउंटेन पर पहुंच जाना। ये बोलने के बाद पाट्रियार्च अपने सॉजन टोकन को लू चैंग की ओर फेंक कर उसे लू चैंग को दे देता है, और वहीं हम देखते हैं लू चैंग उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी लू चैंग के पीछे सिस्टर फैंग आ जाती है, और सिस्टर फैंग उस टोकन को देखते हुए लू चैंग से कहती है, ब्रदर लू, आप तो काफी ज्यादा लकी है। पाट्रियर्च ने इस टोकन को आपको देकर आपको अपनी लेगेसी को पास ऑन कर दिया है, यानी कि पाट्रियर्च के इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के बाद इस सेक्ट के अगले एम्परर आप होंगे। दूसरी तरफ उस टोकन को पाकर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। तभी हम एम्परर को देखते हैं जो कि अपनी जगह से गायब होने लगते हैं, और गायब होते हुए पेट्रियर्च वहां पर बैठे हुए सभी लोगों से कहते हैं, मीटिंग डिसमिस, यानी कि ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। और मीटिंग के खत्म होते ही हम सिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहती है, ब्रदर लू, अब तो आप इस सेक्ट के अगले एम्परर बनने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे आप भी एक इमोर्टल बन जाएंगे। सिस्टर फैंग की इन सभी बातों को सुनकर लू चैंग काफी ज्यादा शर्माने लगता है। तभी सिस्टर फैंग लू चैंग को आंख मारते हुए कहती हैं, ब्रदर लू, जब आप अमीर हो जाओगे तब कहीं आप मुझे भूल मत जाना। तभी हम सिस्टर फैंग के पीछे किंग यू को देखते हैं। लू चैंग किंग यू को देखकर किंग यू को बुलाने लगता है, मगर किंग यू चलती चलती लू चैंग से आगे निकल जाती है। लेकिन तभी किंग यू अपनी जगह पर रुक जाती है और लू चैंग से कहती है, कंग्रेचुलेशंस लू चैंग, तुमने काफी जल्दी क्यूआई रिफाइनमेंट के 7वें स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया, मगर ये तुम्हारे लिए काफी नहीं रहेगा। ये बोलकर किंग यू वहां से जाने लगती है, और वो जाते जाते लू चैंग से कहती है, लू चैंग, तुम्हें अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं जो कि बस किंग यू को वहां से जाता हुआ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं सिस्टर फैंग अपना मुंह फुलाकर लू चैंग से कहती है, ब्रदर लू, हम दोनों ही क्यूआई रिफाइनमेंट के 7वें लेवल पर हैं, और हम दोनों ही एक जीनियस हैं, तो आप इस लड़की की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ लू चैंग मन में सोच रहा होता है, वैसे किंग यू ने जो कुछ भी कहा है वो सही ही कहा है, अभी मुझे काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं लू चैंग और सिस्टर फैंग उस हॉल से बाहर जाने लगते हैं। फिर कहानी का नरेटर हमें इस दुनिया के कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि कल्टीवेशन कोई आसान चीज नहीं है,
और इस लोअर रेल्म में कल्टीवेशन को पूरे 6 भागों में बांटा गया है और उन सभी भागों में 9 लेवल्स होते हैं और एक लेवल से दूसरे लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है और कई कल्टीवेटर तो इस समय के दौरान मारे भी जाते हैं। और इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन के बिना कोई भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि इस रेल्म के कल्टीवेटर्स आम इंसानों को किसी कीड़े की तरह ट्रीट करते हैं। फिर अगला सीन हम अगले दिन सुबह का देखते हैं। हम देखते हैं सियोल माउंटेन में पैट्रियर्च और लू चैंग दोनों ही आ गए होते हैं। तभी पैट्रिया लू चैंग से कहता है, मैं यहाँ पर हेवनली टर्बुलेशन को सरवाइव करने वाला हूँ, तुम बस साइड में खड़े होकर मुझे आसपास के डैमनिक एनिमल से गार्ड करना। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मास्टर तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है। तभी हम पैट्रियच को देखते हैं जो कि पीछे की ओर मुड़ता है और लू चैंग से कहता है, डिसाइपल, ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक सीक्रेट रहेगा। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर आगे से लू चैंग भी अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर हम वापस से पेट्रियच को देखते हैं जो कि कुछ कर्सेस को बोलने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं पेट्रियच की बॉडी से रेड कलर की ठंडर निकलने लगती है और अभी भी वो एम्परर लगातार ही कर्सेस को बोलता जा रहा होता है जिससे कि अब उस पेट्रियच की बॉडी से काफी सारी ठंडर्स निकल लगती है। वहीं दूसरी तरफ लू चैंग भी ये सब देख रहा होता है और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बड़ी हैरानी से सोचने लगता है, क्या यही वो टेक्निक है जिससे कि मास्टर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करने वाले हैं। लेकिन तभी वो पैट्रियच आसमान की ओर देखने लगता है और हम देखते हैं आसमान में चारों तरफ बादल आ जाते हैं और अगले ही पल पैट्रियच आसमान में उड़ने लगता है और अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। वापस से पैट्रियच कुछ मंत्रों को चैट करने लगता है जिससे कि उस एरिया का मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं आसमान से ठंडर ट्रिब्यूलेशन गिरने लगती है। मगर हम देखते हैं कि वो ठंडर ट्रिब्यूलेशन पैट्रियच पर गिरने की जगह लू चैंग पर गिर रही होती है। इस बात से लू चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान को बचाकर उन ठंडर से भाग रहा होता है और भागते हुए लू चैंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, आखिर ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन मुझ पर क्यों गिर रही है। लेकिन तभी हम उस पैट्रियच को देखते हैं जो कि लू चैंग की ओर देखकर एक ईवल हंसी हंसता है और दूसरी तरफ वो बेचारा लू चैंग मास्टर मास्टर चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी हम पैट्रियच को देखते हैं जो कि अपनी फिंगर्स की मदद से लू चैंग के पर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं पैट्रियच के उस अटैक से लू चैंग के दोनों हाथ और दोनों पैर बन जाते हैं और बेचारा लू चैंग वहीं जमीन पर गिर जाता है और अब सभी ट्रिब्यूलेशन उस बेचारे पर गिरने लगती है। लू चैंग दर्द के मारे काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन से उस जमीन पर भी खड्डा हो जाता है जहां पर कि हमारा बेचारा लू चैंग गिरा हुआ होता है। तो दूसरी तरफ हम पेट्रियच को देखते हैं जो कि सच में एक डेविल लग रहा होता है और वो पेट्रियच बड़े ही डेविलिश तरीके से लू चैंग से कहता है, तुम सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने तुम्हें बचाया क्यों नहीं और आखिर ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन तुम पर क्यों गिर रही है जबकि इन्हें मेरे ऊपर गिरना चाहिए। तुम काफी कंफ्यूज लग रहे हो मगर कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर ये हेवनली ट्रिब्यूलेशंस मैंने नहीं बल्कि तुमने बुलाई है। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं लू चैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है, यहाँ तक कि लू चैंग के चेहरे से पसीना भी आने लगता है और लू चैंग बड़े ही गुस्से में चिल्लाकर अपने मास्टर से कहता है, कमीने कहीं के, आखिर भला तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये बोलने के बाद लू चैंग अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। तभी हम उस पैट्रियच को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहता है, लू चैंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास डिजास्टर्स को अट्रैक्ट करने वाली फिजिक है और ये फिजिक सच में काफी ज्यादा रियर है। और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि तुम्हारे पास इस तरह की फिजिक है, मैं तुम्हें उसी दिन से पूरी मेहनत से ट्रेन करने लग गया क्योंकि मैं जानता था कि आखिर में तुम मेरे बड़े काम आने वाले हो। पैट्रियच की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि पैट्रियच से कहता है, आखिर अब तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। आगे से वो पैट्रियच हंसते हुए लू चैंग से कहता है, जो तुम्हारे विलेज में महामारी आई थी उसे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं था और मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को भी खत्म किया था ताकि तुम अनाथ हो जाओ और तुम्हारे पास मेरा डिसाइपल बनने के अलावा और कोई भी रास्ता ना हो। पैट्रियच की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रोने लगता है और अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है। सच में ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है। फिर हम वापस से उस पैट्रियच को देखते हैं जो कि लू चैंग से कहता है, हालांकि तुम्हारी ये बॉडी शुरुआत में इतनी अच्छी नहीं थी,
इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ के सभी डिसाइपल्स को मरवा कर उनके ब्लड से तुम्हारी बॉडी को रिफाइन किया और तुम्हारी बॉडी को इस काबिल बनाया कि तुम हेवनली ट्रिब्यूलेशन जैसे डिजास्टर को समन कर पाओ। इस बात को सुनकर हमारा बेचारा लू चैंग और भी ज्यादा टूट जाता है और फिर लू चैंग मन ही मन सोचते हुए कहता है, मेरी वजह से वो बेचारे निर्दोष डिसाइपल्स भी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ वो पार्टियक एक ईवल हंसी हंसते हुए लू चैंग से कहता है, बच्चे तुम उदास क्यों हो रहे हो, वैसे भी अब तुम भी उन्हीं डिसाइपल्स के पास जाने वाले हो। फिर पेट्रियच ऊपर की ओर देखकर लू चैंग से कहता है, लू चैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी वजह से अब इमॉर्टल वर्ल्ड में जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी सोर्ड को अपने पेट्रियच को दिखाते हुए कहता है, घटिया कमीने कहीं के, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मगर दूसरी तरफ वो पाट्रियच हंसते हुए लू चैंग से कहता है, लू चैंग क्या तुम ये जानते हो कि तुम अभी तक इन हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कैसे सरवाइव कर पा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो पाट्रियच लू चैंग से अपने टोकन को वापस ले लेते हैं और जैसे ही वो पाट्रियच लू चैंग से अपना टोकन वापस लेता है, हम देखते हैं आसमान से रेड कलर की ठंडर निकलने लगती है और वो ठंडर असल में एक एनलाइटमेंट होती है जो कि सीधा आकर उस पैट्रियच पर गिरने लगती है और हम देखते हैं पेट्रियक जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ वो बेचारा लू चैंग अपनी तलवार को खुद की तरफ करके खुद को मारने लगता है, लेकिन तभी वो पेट्रियच लू चैंग से कहता है, कमीने अगर तुझे मरना ही है तो मेरे काम आकर मार। ये बोलने के बाद वो पैट्रियक लू चैंग के हाथ के ऊपर एक अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं पैट्रियच के उस अटैक से लू चैंग की सोर्ड टूट जाती है और सिर्फ सोर्ड ही नहीं टूटती बल्कि लू चैंग का हाथ भी फ्रीज हो जाता है और ये देखकर तो लू चैंग और भी ज्यादा घबरा जाता है। मगर अगले ही पल वो सभी हेवनली ट्रिब्यूलेशन उस बेचारे लू चैंग पर गिरने लगती है। हम देखते हैं लू चैंग उस हेवनली ट्रिब्यूलेशंस के बीच दर्द से चिल्ला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो पैट्रियच इमॉर्टल वर्ल्ड की ओर निकलने लगता है और साथ ही साथ वो पैट्रियच लू चैंग पर जोर जोर से हंस रहा होता है और उस पैट्रियच को इमॉर्टल वर्ल्ड में जाते हुए हेवनली सेक्ट के सभी एल्डर्स भी देख रहे होते हैं। तभी वहां पर खड़ा हुआ एक एल्डर कहता है, पैट्रियक तो सच में इमॉर्टल वर्ल्ड की तरफ असेंड हो रही है। तभी हम वहां पर खड़ी हुई एक लेडी एल्डर को देखते हैं जो कि वहां पर खड़े हुए सभी एल्डर्स से कहती हैं, मुझे नहीं लगा था कि इस लोअर रियल्म से भी कोई इमॉर्टल वर्ल्ड में जा सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो पेट्रियार्च इमॉर्टल वर्ल्ड में चला जाता है और उस सोल माउंटेन में अब कोई भी नहीं होता सिवाय लू चैंग के। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम लू चैंग को देखते हैं जो कि खुद से कहता है, तो ये मेरी कहानी का सच था, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी। आखिर में अब मैं खुद भी मर रहा हूँ सिर्फ उस कमीने मास्टर की वजह से। मगर मैं मरना नहीं चाहता, आखिर मेरी क्या गलती थी। लेकिन तभी लू चैंग के आगे सिस्टम की एक विंडो खुल जाती है जिसमें कि लिखा होता है, ये सिस्टम होस्ट के साथ सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। लू चैंग अपने सामने उस सिस्टम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अगले ही पल लू चैंग खड़ा होते हुए खुद से कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? फिर लू चैंग अपनी बॉडी की तरफ देखता है और लू चैंग देखता है कि जितनी भी इंजरीज उसकी बॉडी पर आई थी वो सब अब गायब हो चुकी। फिर लू चैंग सिस्टम की ओर देखता है और लू चैंग उस सिस्टम को देखकर कहता है, ये तो गोल्डन टच सिस्टम है, लगता है अब मैं अनलकी नहीं रहा, मैं अब इस पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा। ये बोलने के बाद लू चैंग खुश होकर उस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही लू चैंग उस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हम देखते हैं उसके आगे एक सिस्टम पैनल खुल जाता है जहां पर कि लू चैंग की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और साथ ही साथ सिस्टम ने लू चैंग को एक टास्क भी दिया होता है और सिस्टम का वो टास्क ये होता है कि लू चैंग को हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करना है। क्योंकि हमारा लू चैंग ऑलरेडी कर चुका होता है, इसीलिए हमारे लू चैंग को सिस्टम की तरफ से काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और उन सभी नोटिफिकेशंस में लू चैंग के लिए काफी सारे रिवॉर्ड्स होते हैं। लेकिन तभी सिस्टम लू चैंग को एक और टास्क दे देता है और उस टास्क का नाम होता है डे रॉबरी। उस टास्क को देखकर लू चैंग को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी लू चैंग कुछ नोटिस करता है और वो पीछे की ओर देखता है और लू चैंग देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे डिमोनिक वुल्व्स आ गए होते हैं। उन वुल्व्स को देखकर लू चैंग मन ही मन कहता है, हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचने के बाद अब ये डिमोनिक वुल्व्स कहाँ से आ गए। हम देखते हैं लू चैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम गिफ्ट बैग को खोलो। और जैसे ही लू चैंग सिस्टम को ये कहता है, हम देखते हैं लू चैंग को सिस्टम के गिफ्ट बैग में से एक रिवॉर्ड मिल जाता है
और वो रिवॉर्ड एक टेक्निक होती है और उस टेक्निक का नाम रीच टू इमॉर्टैलिटी होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन डिमोनिक वुल्व्स को देखते हैं जो कि लू चैंग पर अटैक करने के लिए लू चैंग की ओर कूदते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिस्टम की वो दी हुई टेक्निक लू चैंग के माइंड में घुसने लगती है और हम देखते हैं अपने आप ही लू चैंग उस टेक्निक को सीख जाता है और उस टेक्निक को सीखने के बाद अगले ही पल लू चैंग की बॉडी से काफी सारा ऑरा निकलने लगता है और अगले सीन में हम देखते हैं वो ऑरा लू चैंग अपनी सोड में जनरेट करने लगता है और फिर अपनी सोड की सिर्फ एक ही स्ट्राइक से वहां खड़े एक डेमोनिक वुल्फ को खत्म कर देता है। हम देखते हैं अब लू चैंग काफी ज्यादा डेविलिश लग रहा होता है। लू चैंग की इतनी पावर्स को देखकर बाकी के डिमोनिक वुल्व्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं। मगर आगे से लू चैंग उन सभी डिमोनिक वुल्व से कहता है आखिर अब तुम सभी क्रीचर्स को क्या हो गया है, तुम सभी मुझसे यूं डर क्यों रहे हो। ये बोलने के बाद लू चैंग बड़ी ही तेजी से भागते हुए उन सभी डिमोनिक वुल्व्स को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। हम देखते हैं कहीं किसी डेमोनिक वुल्फ का सर कटकर गिरता है तो कहीं किसी के पैर। हम देखते हैं लू चैंग उन सभी डिमोनिक वुल्व्स को मारकर चारों तरफ ब्लड ही ब्लड कर देता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि हम देखते हैं लू चैंग ने सभी डिमोनिक वुल्व्स को मार दिया होता है और अब लू चैंग अपनी सिस्टम की विंडो खोलकर खड़ा हुआ होता है। मगर तभी वो सिस्टम लू चैंग को एक और मिशन दे देता है और उस मिशन का नाम होता है हेवनली ट्रिब्यूलेशन। यानी कि हमारे एमसी को एक बार फिर से हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करना होगा। और जैसे ही लू चैंग ये पढ़ता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और लू चैंग सोचने लगता है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। लू चैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं सिस्टम में हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट होती है हम देखते हैं पूरा मौसम खराब होने लगता है और मौसम को खराब होता हुआ देखकर लू चैंग बड़ा ही अजीब सा फेस बनाकर कहता है नहीं, फिर से नहीं। लू चैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं आसमान से वापस हेवनली ट्रिब्यूलेशन नीचे गिरने लगती है, लेकिन लू चैंग सही समय पर एक केव के अंदर घुस आता है और केव में घुसने के बाद हमारा लू चैंग सोचने लगता है वैसे ये वाली ट्रिब्यूलेशन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। ये बोलने के बाद लू चैंग सिस्टम को वापस से बुलाने लगता है जिससे कि सिस्टम का पैनल वापस से खुल जाता है और हम देखते हैं सिस्टम में अभी भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन का मिशन आ रहा होता है मगर अब वो मिशन अगले दिन का होता है। ये देखकर लू चैंग सोचने लगता है इस सिस्टम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे हर एक दिन एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना होगा। मगर जैसे ही मैंने आज का हेवनली ट्रिब्यूलेशन वाला मिशन कंप्लीट किया मुझे पूरे 5 पॉइंट मिले, यानी कि इस सिस्टम से हर दिन मुझे मिशन कंप्लीट करने पर 5 पॉइंट तो कंफर्म मिलेंगे। ये बोलने के बाद लू चैंग अपने 5 पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ पर लगा देता है और उसकी स्ट्रेंथ 87 पॉइंट से बढ़कर अब 89 हो जाती है। फिर अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए लू चैंग उस गुफा की दीवार पर एक जोरदार पंच कर देता है और लू चैंग के उस पंच से उस गुफा की दीवार में से एक और बाहर निकल आता है जिसे कि लू चैंग अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है मेरी फिजिकल एबिलिटी तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, सच में एक लेजेंडरी सिस्टम को अपने पास रखना काफी ज्यादा फायदेमंद। चलो तो अब वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन तभी लू चैंग हमें बताता है मेरे कमीने मास्टर की वजह से हमारा सेक्ट टॉप 8 सेक्ट के अंदर आता था क्योंकि उस कमीने के पास काफी सारे रिसोर्सेस, टेक्निक्स और पिल्स थी। मगर अब वो कमीना यहाँ से इमोर्टल वर्ल्ड में जा चुका है, तो अब मैं किसी भी एम्परर का डिसाइपल नहीं। तो अब उस हेवनली सेक्ट के सभी एल्डर्स मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि वो सभी ये नहीं चाहते कि मैं उनके उस सेक्ट का सक्सेसर बनूं। वो सभी कमीने एल्डर्स चाहते हैं कि हमारे सेक्ट की नई सक्सेसर किंग यू बने, मगर अफसोस अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सब बोलने के बाद लू चैंग एक ईविल हंसी हंसने लगता है और फिर वो मन ही मन सोचता है लेकिन इस सिस्टम की मदद से मैं इस पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने हाथ में पकड़े हुए ऑर्ब को तोड़ देता है और फिर चिल्ला कर कहता है मैं अब कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये बोलते हुए लू चैंग सच में काफी ज्यादा डेविलिश लग रहा होता है, लेकिन तभी लू चैंग को वहां पर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और लू चैंग पीछे की ओर मुड़ता है और साथ ही साथ वो पीछे की ओर एक अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि सिस्टर फैंग होती है। सिस्टर फैंग लू चैंग के अटैक से काफी ज्यादा घबरा जाती है। हालांकि लू चैंग का वो अटैक सिस्टर फैंग के पास वाले पत्थर पर जाकर लगा होता है। दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं जो कि सिस्टर फैंग को नोटिस करके सिस्टर फैंग का नाम चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं सिस्टर फैंग भी ब्रदर लू कहकर केव के अंदर आने लगती है
और फिर सिस्टर फेंग को केव के अंदर आता हुआ देखकर लू चैंग कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आगे से सिस्टर फेंग लू चैंग से कहती है, ब्रदर लू, मुझे आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। ये बोलने के बाद सिस्टर फेंग बड़ा ही प्यारा सा मुंह बनाकर लू चैंग से कहती है, ब्रदर लू, कल पार्टलियाच यहाँ से गायब हो गए थे और मुझे लगा कि आप भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन के कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो मैं काफी ज्यादा डर गई। सिस्टर फैंग की इस बात को सुनकर लू चैंग मन में सोचता है, सिस्टर फैंग, तुमने बिल्कुल सही सोचा था। वो कमीना खुद तो इमॉर्टल वर्ल्ड की ओर निकल गया था और मुझे यहाँ हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बीच मरने के लिए छोड़ गया था। मगर हम देखते हैं लू चैंग सिस्टर फैंग को कुछ भी नहीं बताता। बस ये सब चीजें लू चैंग मन में ही सोच रहा होता है, जिससे कि लू चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और लू चैंग को यूं गुस्से में आता हुआ देखकर मिस फैंग शर्माते हुए लू चैंग से पूछती है, आखिर अब आपको क्या हो गया है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वहीं दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि मन में सोच रहा होता है, सिस्टर फैंग, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि आखिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर लू चैंग स्माइल करते हुए सिस्टर फैंग से कहता है, सिस्टर फैंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। वो क्या है ना, मेरे मास्टर यहाँ से जा चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। लू चैंग की इस बात को सुनकर सिस्टर फैंग लू चैंग को पीछे से हक कर लेती है और लू चैंग से कहती है, ब्रदर, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और मेरे मास्टर अब से आपका ध्यान रखेंगे। सिस्टर फैंग की इस बात को सुनकर लू चैंग सिस्टर फैंग की ओर देखकर सोचने लगता है, सिस्टर फैंग, तुम्हारे मास्टर मुरोंग कोई उस पार्टरियच के काफी अच्छे दोस्त थे, तो जरूर ही वो कमीना भी उस पार्टरियच के साथ ही मिला हुआ होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं लू चैंग एक गहरी सांस छोड़ता है और सिस्टर फैंग से दूर हट जाता है। दूसरी तरफ हम सिस्टर फैंग को देखते हैं, जो कि लू चैंग से बड़े ही प्यार से कहती है, ब्रदर, चलो तो फिर वापस से हेवनली सेक्ट में चलती। फिर अगला सीन हम 9 दिन बाद का देखते हैं, जहां पर कि वो सभी सेक्ट के लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं। फिर हम सिस्टर फैंग के मास्टर म्यूरोंग कुई को देखते हैं, जो कि लू चैंग से पूछते हैं, लू चैंग, तो क्या तुमने सच में पेट्रियट्स को जाते हुए देखा? आगे से लू चैंग भी एल्डर मोरोंग कुई से हाँ एल्डर कहता है। फिर हम युवान जांघाई को देखते हैं और वो भी इस सेक्ट का एक एल्डर होता है और वो कंबाइंड बॉडी रियल्म के 3rd लेवल पर होता है। फिर एल्डर युआन लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग, क्या पैट्रियच ने सच में उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन कर लिया था? तभी हम हेवनली सेक्ट की तीसरी एल्डर को देखते हैं, जिसका कि नाम शियाओ फिंकिंग होता है और वो कंबाइंड बॉडी रियल्म के पहले लेवल पर होती है। शियाओ फिंकिंग लू चैंग से कहती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आखिरी 3000 सालों में किसी भी कल्टीवेटर में हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन नहीं किया है। तभी हम मूरोंग खुई को देखते हैं, जो कि अपने साथ के एल्डर से कहता है, एल्डर्स, हमें नहीं पता कि पैट्रियर्च यहाँ से इमॉर्टल वर्ल्ड में गए भी हैं या फिर नहीं, मगर सच तो ये है कि अब वो यहाँ से जा चुके हैं और अब इस सेक्ट में कोई भी पैट्रियर्क नहीं है। दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि बस उन तीनों एल्डरों को घूरे जा रहा होता है। हम वापस से युआन जांघाई को देखते हैं, जो कि लू चैंग से मुस्कुराते हुए पूछता है, लू चैंग, ऐसा लग रहा है कि पैट्रियर्क ने जाते हुए तुम्हें भी कोई सीक्रेट टेक्निक दी थी, जिससे कि तुमने भी उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव कर लिया है, और अगर ऐसा है तो तुम हमारे काफी काम आ सकते हो। वहीं हम बाकी के दोनों एल्डर्स को भी देखते हैं, जो कि बड़ी ही हैरानी से युआन जांघाई को देख रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए मन में सोच रहा होता है, अच्छा, तो ये कमीना युआन जांघाई मेरा इस तरह से फायदा उठाना चाहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा बेवकूफ है। और जिस दिन इन तीनों को ये पता चलेगा कि मैंने बॉडी ऑफ निर्वाणा टेक्निक को सीख लिया है, तो ये तीनों ही मुझे किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये सोचने के बाद लू चैंग मुस्कुराते हुए एल्डर से कहता है, वो टेक्निक कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी जो कि हम किसी को आगे पास ऑन कर सके, इसीलिए वो टेक्निक भी अब मास्टर के साथ इमोर्टल वर्ल्ड में जा चुकी है। लू चैंग की इस बात को सुनकर युआन जांघाई बड़े परेशान होकर कहता है, यानी कि इसका मतलब हमारे कॉन्टिनेंट का भविष्य अभी भी नहीं सुधरा। युआन जांघाई की इस बात को सुनकर हम रोंग कुई को देखते हैं, जो कि युआन जांघाई से कहता है, तुम्हें यहाँ पर इस बात को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर रोंग कुई पीछे की ओर मुड़कर सभी लोगों से कहता है, जैसा कि अब हमारे पुराने पैट्रियर्च इमॉर्टल वर्ल्ड में जा चुके हैं, तो अब हमारे सेट के लिए नया पैट्रियर्च चाहिए होगा। फिर हम युआन जांघाई को देखते हैं, जो कि आगे से कहता है, एल्डर मुरोंग सही कह रहे हैं, जब से हमारे पुराने एम्परर इमॉर्टल वर्ल्ड में गए हैं,
उसी दिन से हमारे सेक्ट की आधी पावर्स कम हो चुकी हैं, मगर हमारे पास अभी भी काफी सारे सक्सेसर्स हैं जो कि वापस से हमारे इस सेक्ट को नंबर 1 सेक्ट बना सकते हैं। युवान की इस बात को लू चैंग भी सुन रहा होता है, हालांकि वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता। फिर हमें कहानी का राइटर इस हेवनली सेक्ट की हिस्ट्री के बारे में बताता है। राइटर बताता है, ये हेवनली सेक्ट पास्ट में फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेक्ट हुआ करता था, लेकिन 100 साल पहले इस सेक्ट में एक जूलिंग नाम का पेट्रियार्च आया जो कि एक बैटल के दौरान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तो उसने सेक्ट के आधे से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर लिया, जिस कारण हेवनली सेक्ट के रिसोर्सेज में कमी आ गई। मगर फिर वापस से हेवनली सेक्ट में एक ऐसा पैट्रियार्च आया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। वह हेवनली सेक्ट की पूरी हिस्ट्री का सबसे पावरफुल पैट्रियार्च था, मगर अब वो भी इमॉर्टल वर्ल्ड में जा चुका है और अब हेवनली सेक्ट में सिर्फ 3 एल्डर्स बचे हैं और उनके अंडर काफी कैटेगरीज के डिसाइपल आते हैं। जैसे कि जो डिसाइपल्स एल्डर मोरंगकुई के अंडर आते हैं उन डिसाइपल्स को गोल्डन ड्रैगन डिसाइपल कहते हैं, और जो डिसाइपल एल्डर युवान जंघाई के अंडर आते हैं उन्हें मास्टर ऑफ युवान यंग होल कहते हैं। और आखिर में इस हेवनली सेक्ट में 3 जीनियस डिसाइपल हैं। मगर जैसे ही पुराना पैट्रियार्च इमॉर्टल वर्ल्ड में गया, वैसे ही पेट्रियार्च का थ्रोन पूरी तरह से खाली हो गया और अब सभी हेवनली सेक्ट के एल्डर्स पेट्रियार्च की कुर्सी को पाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि सभी एल्डर्स पेट्रियार्च बनना चाहते हैं। क्योंकि जो भी एल्डर पेट्रियार्च बनेगा उसके पास इस पूरे हेवनली सेक्ट की पावर होगी और वो एल्डर अगले पेट्रियार्च के लिए इन तीनों सक्सेसर में से किसी को भी चुन सकता है, और इन तीनों जीनियस में से जिसको भी वो चुनेगा उस जीनियस को जिंदगी भर के लिए कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी और आगे चल के वो जीनियस पेट्रियार्च भी बनेगा। अगले सीन में हम एल्डर मोरोंग को देखते हैं जो कि लूचिंग से कहते हैं, लूचिंग तुम 18 साल के हो चुके हो, उस हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। हालांकि तुमने कल्टीवेशन काफी लेट शुरू की थी, मगर तुम हेवनली सेक्ट के अगले सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। एल्डर मोरोंग हुई की इस बात को लू चेंग बड़ा ही शांत होकर सुन रहा होता है, और सिर्फ लू चेंग ही नहीं बल्कि किंग यू और मिस फैंग भी एल्डर मोरोंग कुई की बात को सुन रही होती हैं। लेकिन तभी हम एल्डर मोरोंग कुई को देखते हैं जो कि लू चेंग को बड़े ही गुस्से से देखते हुए कहते हैं, मेरे हिसाब से लू चेंग, तुम्हें तो हमारे सेट के सक्सेसरों की गिनती में आना भी नहीं चाहिए। अब से तुम बस एक आम डिसाइपल हो। एल्डर मोरोंग कुई की इस बात को सुनकर लू चैंग हंसते हुए एल्डर मोरोंग कुई से कहता है, एल्डर, आप कब तक सिर्फ अपनी ही दुनिया में जाएंगे, और आपको यह किसने कहा कि मैं किंग यू और मिस फ्रैंक से कमजोर हूं? लू चैंग की इस बात को सुनकर एल्डर मोरोंग कुई को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर तभी हम लू चैंग को देखते हैं जो कि अब अपना ऑरा रिलीज करने लगता है, और हम देखते हैं उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ही ऑरा निकल रहा होता है। और लू चैंग की इतनी पावर्स को देखकर एल्डर मोरोंग कुई को भी एक काफी बड़ा झटका लगा होता है, और एल्डर मोरोंग कुई बड़े ही हैरान होकर लू चैंग से कहते हैं, आखिर तुम इतनी जल्दी की रिफाइनमेंट स्टेज से फाउंडेशन स्टेज पर कैसे पहुंच गए? एल्डर मोरोंग की इस बात को सुनकर वहां पर खड़े हुए बाकी के डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो सभी डिसाइपल्स हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगते हैं, सीनियर लू चैंग तो सिर्फ 18 साल के हैं, तो आखिर ये इतनी जल्दी फाउंडेशन स्टेज पर कैसे पहुंच गए? वहीं दूसरी तरफ हम किंग यू को भी देखते हैं, जैसे कि अब लू चैंग से काफी ज्यादा जलन होने लगती है, और किंग यू बड़े ही गुस्से में लू चैंग को देखकर सोच रही होती है, ये बास्टर्ड लू चैंग आखिर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर कैसे पहुंच गया? मुझे अच्छे से याद है 3 दिन पहले ये बास्टर्ड के रिफाइनमेंट के 6ठे लेवल पर था। वहीं फिर हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि लू चैंग को देखकर काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचने लगती हैं। तो मैं अब समझी कि उस समय ब्रदर लू को ये कैसे पता चल गया कि कोई केव के अंदर आ रहा है। सच में ब्रदर लू तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर हम लू चैंग को देखते हैं जो कि बड़ा ही खतरनाक लग रहा होता है, और लू चैंग अपनी बॉडी से और भी ज्यादा ऑरा को रिलीज करते हुए वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, वो क्या है ना, मैंने अपनी नेचुरल बॉडी को अवेकन कर लिया है, जिससे कि मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़कर फाउंडेशन रियल्म पर पहुंच गया। ये बोलने के बाद लू चैंग मन ही मन सोचता है, सच में मेरा ये सिस्टम काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन वहां पर खड़े हुए बाकी के लोग लू चैंग को देखकर बातें कर रहे होते हैं। आखिर कोई इंसान 3 दिन के अंदर की रिफाइनमेंट स्टेज से फाउंडेशन स्टेज पर कैसे पहुंच सकता है? लू चैंग तो सच में एक मार्शल जीनियस है। तभी हम एल्डर युवान जांघाई को देखते हैं जो कि लू चैंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं, और तालियां बजाते हुए लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग, तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, आखिरकार तुमने अपने टैलेंट को दिखाई दिया। लू चैंग, तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि हेवेंस हमारी साइड पर ही है।
एल्डर युवान जांघाई की इस बात को सुनकर हम वहां खड़ी उस फीमेल एल्डर को देखते हैं, जो कि बड़े ही गुस्से से एल्डर युवान जांघाई से कहती है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरी डिसाइपल किंग यू जल्द ही इससे आगे निकल जाएगी। तभी हम किंग यू को भी देखते हैं, वो भी चिल्लाकर कहती है, हाँ मैं भी बस फाउंडेशन रियलम पर पहुंचने ही वाली हूँ। और यूं सिस्टर किंग यू को चिल्लाता हुआ देखकर मिस फैंग सोचने लगती है, आखिर भला अब इस पागल को क्या हो गया है, ये इतना चिल्ला क्यों रही है। लेकिन तभी हम एल्डर मुरोंग कुई को देखते हैं, जो कि अब थोड़ा घबराते हुए कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो अब तुम तीनों को ही कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन तभी हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि थ्रोन की तरफ जाते हुए कहता है, नहीं इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर लू चैंग थ्रोन के पास खड़ा होकर वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, मुझे इस थ्रोन के लिए खुद मेरे मास्टर ने चुना है। ये बोलने के बाद लू चैंग पीछे की ओर मुड़ता है और अपने हाथ का टोकन हॉल में खड़े सभी लोगों को दिखाते हुए कहता है, मैं लू चैंग आज से इस सेक्ट का नया एम्परर हूँ। और लू चैंग के हाथ में उस टोकन को देखकर हॉल में खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम किंग यू को देखते हैं, जो कि बड़े ही गुस्से से कहती हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। वहीं फिर हम मिस फैंग को देखते हैं, जो कि लू चैंग को देखकर काफी खुश लग रही होती है। सिस्टर फैंग की आंखों में ऐसे चमक आ गई होती है जैसे कि वो खुद ही पेट्रियार्च बन गई हो। तभी हम हॉल में खड़े हुए बाकी के डिसाइपलों को भी देखते हैं, जो कि लू चैंग को देखकर आपस में कहने लगते हैं, लू चैंग के पास तो पेट्रियार्च का टोकन है, तो आखिर ये झूठ कैसे बोल सकता है। इसका मतलब आज से हमारे हेवनली सेक्ट का पेट्रियार्च लू चैंग है, और ऊपर से लू चैंग हम सभी डिसाइपलों में से सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। तभी हम वहां पर खड़ी एक फीमेल एल्डर को देखते हैं, जो कि बड़े ही गुस्से वाला मुंह बनाकर लू चैंग से कहती है, आखिर लॉर्ड लिंग यांग ने तुम्हें इस टोकन को कैसे दे दिया। उस फीमेल एल्डर की बात सुनकर आगे से लू चैंग बड़ा ही शांत होकर कहता है, मैं अपने मास्टर का एक ट्रू डिसाइपल हूँ, तो आखिर मेरे अलावा वो ये टोकन और किसे देते। ये बोलने के बाद लू चैंग थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अगर मेरे मास्टर ये थ्रोन मुझे नहीं देते तो क्या फिर ये थ्रोन वो तुम्हें देते। लू चैंग की इस बात को सुनकर वो फीमेल डिसाइपल बड़े ही गुस्से से लू चैंग से कहती है, ये फालतू की बकवास करना बंद करो। इस बात को सुनकर आगे से लू चैंग मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है। ये बोलने के बाद लू चैंग अपने पास खड़े हुए एक डिसाइपल से पूछता है, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं पेट्रियार्च बनने के लिए वर्दी नहीं हूँ। आगे से हम उस डिसाइपल को देखते हैं, जो कि लू चैंग से कहता है, हाँ लू चैंग तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो अगले पेट्रियार्च बनने के लिए। इस बात को सुनकर लू चैंग मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रदर डेकन तो तुम्हें लगता है कि ये एल्डर्स मुझसे ज्यादा सूटेबल है, जिन्होंने कि कंबाइंड स्टेज पर पहुंचने के लिए सैकड़ों साल ले लिए, और वहीं दूसरी तरफ मैं जिसने कि 18 साल की कम उम्र में ही फाउंडेशन स्टेज को अचीव कर लिया। लू चैंग की इस बात को सुनकर ब्रदर डेकन के मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता। हम वापस से लू चैंग को देखते हैं, जो वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, क्या तुम डिसाइपलों को यह बात पता है कि आज के दौर में सभी सेक्ट अपने सेक्ट के जीनियस को पेट्रियार्च क्यों बनाते हैं, ताकि वो सेक्ट अपनी रियल स्ट्रेंथ को दिखा सके। और जब हमारे सेक्ट के पुराने पेट्रियार्च यानी कि मेरे मास्टर इमोर्टल वर्ल्ड में गए, तो मेरे मास्टर ने मुझे पेट्रियार्च बनने को कहा, क्योंकि मेरे मास्टर ये जानते हैं कि अगर हमारे सेक्ट का पेट्रियार्च कमजोर होगा तो दूसरे सेक्ट वाले कभी भी हमारे सेक्ट पर हमला कर सकते हैं। तभी हमारे पुराने पेट्रियार्च चाहते थे कि अगला पेट्रियार्च कोई यंग जनरेशन में से बने, और यहाँ पर सभी डिसाइपल्स में से सबसे पावरफुल डिसाइपल मैं हूँ, इसीलिए मेरे मास्टर ने मुझे पेट्रियार्च बनने को कहा। तभी हम किंग यू को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगती है, मगर दूसरी तरफ लू चैंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं लू चैंग आगे कहता है, मैंने मेरे मास्टर की वजह से अपने टैलेंट को भी अवेकन कर लिया है, और जैसा कि मेरे मास्टर्स चाहते हैं कि मैं हेवनली सेक्ट का पेट्रियार्च बनूं, तो मैं उनकी उम्मीदों पर जरूर से खड़ा उतरूंगा। फिर लू चैंग वहां पर खड़े हुए तीनों एल्डर्स से पूछता है, क्या तुम तीनों एल्डर्स के लिए मेरे मास्टर की बात की कोई भी कदर नहीं है। लू चैंग की इस बात को सुनकर हम एल्डर युआन को देखते हैं, जो कि लू चैंग को देखकर सोच रहा होता है, ये लड़का लू चैंग सच में काफी ज्यादा चालाक है। हालांकि इस लड़के ने ये बात तीनों एल्डर्स को कही, लेकिन ये लड़का बात करते वक्त सिर्फ मुझे ही देख रहा था। लेकिन अगले सीन में हम किंग यू को देखते हैं, जो कि लू चैंग के सामने आ जाती है, और किंग यू लू चैंग के सामने खड़ी होकर अपनी तलवार को निकालते हुए लू चैंग से कहती है, लू चैंग तुम सही हो, मगर यहाँ पर पेट्रियार्च वही बनेगा जो कि ज्यादा टैलेंटेड होगा, क्योंकि सिर्फ पेट्रियार्च का टोकन तुम्हारे पास हो जाने से तुम पेट्रियार्च नहीं बन जाते, क्योंकि एक असली पेट्रियार्च बनने के लिए तुम उस काबिल भी होने चाहिए।
ये बोलने के बाद हम किंग यू को देखते हैं, जो कि अपनी सोर्ड को लू चैंग की ओर पॉइंट करते हुए लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे 1-on-1 बैटल करके दिखाओ। किंग यू की इस बात को सुनकर हम किंग यू की मास्टर को देखते हैं, जो किंग यू की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए किंग यू से कहती है, तुमने सही कहा किंग यू, जो जीतेगा वही पेट्रियार्च बनेगा। लेकिन तभी हमारी नजर लू चैंग पर पड़ती है, जो कि किंग यू की बात को सुनकर किंग यू से कहता है, किंग यू अगर मैं तुम्हें अपने एक अटैक में नहीं हरा पाया तो मैं खुद ब खुद पेट्रियार्च की गद्दी तुम्हें दे दूंगा। लू चैंग की इस एरोगेंस को देखकर किंग यू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और हम किंग यू को देखते हैं, जो कि बड़े ही गुस्से में लू चैंग से कहती है, तुम घटिया कमीने कहीं के, अपनी इस बात को याद रखना। ये बोलकर किंग यू अपने सबसे पावरफुल अटैक को लू चैंग के ऊपर कर देती है और किंग यू के उस अटैक को देखकर हम मिस फैंग को देखते हैं, जो कि चिल्लाकर लू चैंग से कहती है, अरे नहीं, किंग यू के पास तो एक मैजिकल स्वॉर्ड है जो कि असल में एक स्पिरिट वेपन है, तो ब्रदर लू जरा संभल कर। दूसरी तरफ हम किंग यू की मास्टर को देखते हैं, जो कि हंसते हुए मन में सोच रही होती है, कमीने लू चैंग, जो वेपन किंग यू के हाथ में है वो एक स्पिरिट वेपन है जिसे कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और इस वेपन का नाम ग्रीन स्वॉर्ड है। और लू चैंग, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे इस वेपन के अटैक को रोक पाओगे। तभी हमारी नजर एल्डर युवान जियांगू पर पड़ती है। वो भी अब काफी सीरियस होकर मन में सोचने लगता है कि लू चैंग की फाउंडेशन लेवल की कल्टीवेशन किंग यू के इस पावरफुल स्पिरिट वेपन को नहीं रोक पाएगी, तो अब जरूर ही इस सेक्ट की अगली एम्परर यहाँ किंग यू ही बनने वाली है। हम मूरोंग क्वी को भी देखते हैं, वो भी बड़ा सीरियस होकर लू चैंग को देखते हुए सोच रहा होता है, ये तो काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ कि हमारे सेक्ट की अगली पेट्रियर्च किंग यू ही बने और फिर मैं अपने आगे के प्लान को कंटिन्यू करूंगा। फिर हम वापस से बैटल का सीन देखते हैं, जहां पर कि किंग यू लू चैंग पर अटैक करने ही वाली होती है, मगर दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता और अगले सीन में हम एक काफी बड़ा धमाका देखते हैं जो कि किंग यू के अटैक से निकला होता है। और उस धमाके को देखकर हम बाकी के डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हैरान होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या लू चैंग इस अटैक के बाद जिंदा भी बचा होगा। आगे से दूसरा डिसाइपल कहता है, मुझे तो नहीं लगता। फिर हम धमाके वाली जगह को देखते हैं जहां पर कि धुआं ही धुआं हो रखा होता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं लू चैंग हंसते हुए किंग यू से कहता है, तो क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो किंग यू, तुम्हारा ये अटैक तो सच में काफी ज्यादा कमजोर था। लू चैंग को सही सलामत देखकर हम किंग यू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वहीं दूसरी तरफ लू चैंग किंग यू से कहता है, किंग यू तुम्हारा ये अटैक तो सच में काफी ज्यादा कमजोर था। और हम देखते हैं लू चैंग ने किंग यू की स्वॉर्ड को अपने बेयर हैंड से ही पकड़ रखा होता है। लू चैंग की इतनी पावर्स को देखकर किंग यू की मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और किंग यू की मास्टर हैरान होकर लू चैंग को देखकर कहती है, आखिर ये किसी फाउंडेशन कल्टीवेशन लेवल वाले कल्टीवेटर के लिए पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ अपने हाथों से ही किसी स्पिरिट वेपन के अटैक को रोक दे। दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि स्पिरिट वेपन को अपने हाथ से पकड़कर मन ही मन सोच रहा होता है। इस स्पिरिट वेपन की एनर्जी तो सच में काफी ज्यादा कम थी। इससे ज्यादा एनर्जी तो सिस्टम की समन की हुई हेवनली ट्रिब्यूलेशन में होती है, जैसे कि मैं रोज सरवाइव करता हूँ, लेकिन सिस्टम की दी हुई हेवनली ट्रिब्यूलेशन से मेरी पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगती हैं। फिर हमारा लू चैंग अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं उसने अपने हाथों से किंग यू की स्वॉर्ड को अभी भी पकड़ा हुआ होता है और साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। हम देखते हैं लू चैंग की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि किंग यू उसे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही होती और किंग यू पीछे की ओर धकेली जाती है, लेकिन लू चैंग अभी भी नहीं रुकता। वो अपने पाम में थोड़ी और एनर्जी को जनरेट करते हुए किंग यू से कहता है, किंग यू मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें हराना ही होगा। ये बोलने के बाद लू चैंग सिस्टम की दी हुई एक पावरफुल टेक्निक को यूज करता है, जिसका कि नाम होता है थंडर ट्रिब्यूलेशन सूत्रा ऑफ लाइफ। और लू चैंग की इतनी पावरफुल टेक्निक को देखकर हम किंग यू की मास्टर को देखते हैं, जो कि चिल्लाकर लू चैंग से रुकने को कहती है, मगर हम देखते हैं लू चैंग नहीं रुकता और वो किंग यू के पेट पर अपने उस पाम अटैक को कर देता है, जिससे कि किंग यू खून खांसने लगती है और सिर्फ खून ही नहीं खांसती बल्कि किंग यू साथ ही साथ काफी दूर जाकर गिरती है। मगर तभी किंग यू की मास्टर वहां आकर किंग यू को पकड़ लेती है। मगर दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, चलो तो मैं जीत गया। लेकिन तभी लू चैंग पीछे की ओर मुड़ता है और मिस फैंग को देखते हुए कहता है,
तो क्या तुम भी मुझसे बैटल करना चाहती हो? मगर आगे से हम मिस फ्रैंक को देखते हैं, जो कि घबराते हुए लू चैंग से मना कर देती है। वहीं दूर खड़ा मोरोंग कोई भी लू चैंग को ही देख रहा होता है। फिर हम किंग यू की मास्टर को देखते हैं, जो कि किंग यू को एक जगह पर बिठाती है और किंग यू को बैठाकर बड़े ही गुस्से से लू चैंग की ओर देखते हुए कहती हैं, लू चैंग, जबकि मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, तो आखिर तुम रुके क्यों नहीं? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? मगर आगे से लू चैंग बड़े ही इविल तरीके से किंग यू की मास्टर से कहता है, हाँ मैंने सुना तो था, मगर आखिर मैं तुम्हारी बात भला क्यों मानूं? इस बात को सुनकर हम एल्डर शियाओ को देखते हैं, जिन्हें कि और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बड़े ही गुस्से से लू चैंग से कहती है, बास्टर्ड लू चैंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना एरोगेंटली बात करने की? लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम अभी भी सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर हो और मेरे सामने तुम बस एक चींटी हो। ये बोलने के बाद हम एल्डर शियाओ को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि बड़े ही गुस्से से एल्डर शियाओ को देखकर सोचने लगता है, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, पागल बुढ़िया कहीं की। वहीं हम एल्डर शियाओ को देखते हैं, जो कि अब अपने काफी पावरफुल अटैक को लू चैंग पर कर देती है। मगर तभी हम देखते हैं आगे से लू चैंग भी अपने हाथ में गोल्डन ऑरा रिलीज करने लगता है और अपनी गोल्डन ऑरा की पावर को रिलीज करने लगता है। और पावर को रिलीज करते हुए वो एल्डर शियाओ से कहता है, सच में तुम्हारा अटैक तो काफी ज्यादा कमाल का है। लू चैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो धमाका सच में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वहां खड़े एल्डर तक पीछे की ओर धकेले जाते हैं। फिर हम मिस फैंग को देखते हैं, जो कि लू चैंग की चिंता करते हुए उसका नाम चिल्लाती है। वहीं दूसरी तरफ मोरोंग कुई को लग रहा होता है कि लू चैंग तो मारा गया और वो सोच रहा होता है कि उस एल्डर शियाओ ने तो इस छोटे बच्चे पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। सच में वो एल्डर शियाओ तो काफी ज्यादा क्रूर है। मगर जो भी हो, मेरा प्लान तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं मोरोंग कोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि लू चैंग वहां पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। और हम लू चैंग को देखते हैं, जिसने कि अपने आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली होती है। और लू चैंग उस शील्ड को बनाने के बाद एल्डर शियाओ से कहता है, अब आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन दूसरी तरफ एल्डर शियाओ को देखते हैं, जो कि लू चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी आगे से लू चैंग अपने पेट्रियार्च वाले टोकन को बाहर निकालता है और हम देखते हैं उस टोकन में से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है। हम हॉल में खड़े हुए बाकी के सभी डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ लू चैंग के टोकन में से और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और उस टोकन में से निकलती हुई एनर्जी को देखकर हम एल्डर शियाओ को देखते हैं, जो कि चिल्लाकर लू चैंग से कहती है, लू चैंग, अब आखिर तुमने इस सेक्ट की प्रोटेक्शन अरे को कैसे एक्टिवेट कर दिया? वहीं दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि एल्डर शियाओ की बात का कोई जवाब नहीं देता और लू चैंग अभी भी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लगा हुआ होता है। तभी हम दूर खड़े हुए युआन जियांग को देखते हैं, जो कि लू चैंग के हाथ में उस टोकन को देखकर कहता है, ये तो एम्परर सील है। वहीं दूसरी तरफ हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि अब अरे को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे ही लू चैंग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, हम देखते हैं एल्डर शियाओ के चारों तरफ अब बहुत सारी चेन्स आ जाती हैं और अगले ही पल वो सभी चेन्स एल्डर शियाओ पर लिपट जाती हैं। ये देखकर एल्डर शियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मगर हम देखते हैं एल्डर शियाओ को, जो कि उन चेन्स के आगे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही होती। दूर खड़ा मोरोंग ये सब देख रहा होता है और वो लू चैंग को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे इस बच्चे से अब सावधान रहना होगा, क्योंकि ये बच्चा भी आगे चलकर मेरे लिए खतरा बन सकता है। वहीं हम वापस से एल्डर शियाओ को देखते हैं, जो कि अब हंसते हुए लू चैंग से कहती है, बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस फॉर्मेशन को देखकर डर जाऊंगी? मगर तुम ये मत भूलो कि तुम अभी फाउंडेशन स्टेज पर ही हो और तुम इस फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी इंटरनल एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, ये फॉर्मेशन पूरी तरह से नलिफाई हो जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हें एक काफी खौफनाक मौत दूंगी। मगर एल्डर शियाओ की इस बात को सुनकर हम देखते हैं लू चैंग डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है और यूं ही कुछ देर हंसने के बाद लू चैंग एल्डर शियाओ से कहता है, एल्डर शियाओ, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, मगर मेरे मास्टर ने ये टोकन मुझे दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है तुम्हें ही अगला पेट्रियार्च बनना है, तो आखिर मैं उनके ऑर्डर को कैसे डाल सकता हूँ? और ऊपर से अब इस टोकन को मैंने एक्टिवेट भी कर दिया है और अब इस टोकन को सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि अब इस टोकन का मास्टर मैं हूँ।
तो एल्डर शियाओ, अब तुम मुझे ये बताओ, कहीं तुम ये तो नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हें अरे की मदद से पूरी तरह से खत्म कर दूं? और अगर तुम खत्म नहीं भी होती हो तो भी मैं तुम्हें एक ऐसा दर्द दूंगा जिसे कि तुम पूरी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। लू चैंग की इस बात को सुनकर हम एल्डर शियाओ को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए सोचने लगती है, ये पागल लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी हम युवान जियांगो को देखते हैं, जो कि एल्डर शियाओ को समझाने लगता है, एल्डर हमें लू चैंग को एक मौका देकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है लू चैंग काफी अच्छा पेट्रियास बन सकता है। और ऊपर से पेट्रियास टोकन का कंट्रोल भी अब लू चैंग के हाथों में आ चुका है। और एल्डर शियाओ, तुम तो जानते ही हो कि बिना टोकन के ना तो हम सेक्ट के ट्रेजर्स यूज कर सकते हैं और ना ही रिसोर्सेस। तो अब तुम खुद इस बारे में सोच कर देखो। एल्डर युवान जियांगहो की इस बात को सुनकर हम एल्डर शियाओ को देखते हैं, जो कि अब लू चैंग के आगे नील डाउन कर देती है। और यूं अपनी मास्टर को लू चैंग के आगे नील डाउन करता हुआ देख हम किंग यू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और फिर वो अपनी मास्टर को देखते हुए कहती है, आखिर मेरी मास्टर लू चैंग से कैसे हार सकती है? लेकिन तभी हम एल्डर मुरंगकुई को देखते हैं, जो कि लू चैंग को देखकर कहता है, मुझे भी यही लगता है कि लू चैंग अगला पेट्रियर्च बनने के लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि लू चैंग में काफी ज्यादा हिम्मत भी है। तो आज से तुम हमारे टेम्परेरी पेट्रियर्च हो, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में नाकामयाब है तो फिर तुम्हें अपने इस पेट्रियार्च के थ्रोन को छोड़ना होगा। मूरोंग की इस बात को सुनकर लू चैंग बड़े ही गुस्से से मूरोंग को देखते हुए सोचने लगता है, ये कमीना मूरोंग मुझे पैट्रियार्च सिर्फ इसीलिए मान रहा है क्योंकि मेरे पास अभी पैट्रियार्च का टोकन है, नहीं तो ये कमीना कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं इस सेक्ट का पैट्रियार्च बन जाऊं। तो अब मूरोंग को देखकर लगता है कि फ्यूचर में इससे डील करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि असल में पेट्रियर्च का टोकन गलती से मेरे पास आ गया, पर असल में इस टोकन की रियल पावर्स मेरे पास नहीं। इस टोकन की पावर्स को मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम की मदद से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, मगर हकीकत तो ये है कि ये मेरी शक्तियां नहीं है और मैं अभी इतना पावरफुल भी नहीं हूँ कि मैं मूरों को हरा सकूं। यहाँ तक कि मैं तो एल्डर शियाओ को भी नहीं हरा सकता। वो तो बस मैंने एल्डर शियाओ को डराने के लिए एक ड्रामा क्रिएट किया था, मगर फिर भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है जबकि मेरे पास सिस्टम है। तो मैं फ्यूचर में म्यूरोंग से डील करने का तरीका भी जरूर से ढूंढ लूंगा। ये सोचने के बाद लू चैंग अपने पेट्रियार्च के टोकन को सभी को दिखाते हुए कहता है, तो आज से मैं इस सेक्ट का पेट्रियार्च हूँ। अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आगे आकर मुझसे बात कर सकता है। लू चैंग के इतना बोलते ही हम एल्डर युआन को देखते हैं, जो कि हाथ जोड़कर लू चैंग को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, पेट्रियस लू चैंग, हमें इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और हम चाहते हैं आप अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाएं। युवान जियांगो के इतना बोलते ही हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि बड़े ही स्टाइल में थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। और थ्रोन पर बैठने के बाद लू चैंग हॉल में खड़े हुए सभी लोगों से कहता है, माई लू चैंग इज हेवनली सेट का पैट्रियट, डिक्लेयर करता हूँ कि मिस फैंग और किंग यू दोनों ही आज से मेरी प्रोटेक्टर हैं। आगे से हम मिस फेंग को देखते हैं, जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होकर ठीक है कहती हैं, मगर दूसरी तरफ किंग यू काफी दुखी हो रखी होती है। फिर हमें लू चैंग बताता है कि उसके अंडर अब ये पूरा का पूरा हेवनली सेक्ट आ चुका है। चलो तो अब देखा जाए सिस्टम में और कौन कौन से फीचर्स हैं। फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और अब अगला सीन हम ग्रीन बैम्बू पीक का देखते हैं, जहां पर की हेवनली ट्रिब्यूलेशन गिर रही होती है। और हम देखते हैं कि वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन किसी और पर नहीं बल्कि हमारे लू चैंग पर ही गिर रही होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि लू चैंग सिस्टम के दिए हुए एली मिशन को कंप्लीट कर रहा है। फिर हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि खुद से कहता है, चलो तो मैंने एक और डिजास्टर को सरवाइव कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं लू चैंग के माथे पर ब्लू कलर की लाइट चमकने लगती है और वहीं उस चमकती हुई रोशनी को लू चैंग भी नोटिस करता है और वो कहता है, आखिर भला ये क्या चीज है जो कि जब भी मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता हूँ उसी समय मेरे सर पर चमकने लगती है। मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये सिस्टम कर क्या रहा है। और मेरा जो ये सिस्टम भी मुझे डेली टास्क देता है, जिसमें कि मुझे हर दिन एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन को झेलना होता है। वो ट्रिब्यूलेशन हर दिन और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर मुझ पर गिर रही है, मगर फिर भी रिवॉर्ड में सिर्फ मुझे 5 ही पॉइंट मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं लू चैंग सिस्टम की विंडो को खोल लेता है। तभी लू चैंग देखता है कि उसके सिस्टम में स्टोर लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे ही लू चैंग स्टोर को देखता है वो उस स्टोर को फटाफट से खोल लेता है। हम देखते हैं लू चैंग के स्टोर में काफी सारे प्रीशियस आइटम्स होते हैं, जैसे कि मैजिकल वेपन्स, मैजिकल पिल्स और मैजिकल मेडिसिन। और वो सभी मैजिकल आइटम 3 ग्रेड्स में डिवाइड हो रखी होती हैं,
जिसमें कि लोअर ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड होता है। और लू चैंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जो लो ग्रेड की आइटम्स है वो भी कम से कम अर्थ लेवल पर है। फिर लू चैंग सोचता है कि इस सिस्टम में ऐसे ऐसे ट्रेजर्स हैं कि इन ट्रेजर्स को देखकर तो बड़े बड़े सेक्ट भी जल जाए। लेकिन तभी लू चैंग की नजर हेवनली ट्रेजर्स पर पड़ती है और उसे देखकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर लू चैंग हमें बताता है कि सिस्टम के स्टोर में इमोर्टल स्टोन नाम की करेंसी चलती है और ये करेंसी किसी भी रियल वर्ल्ड में नहीं मिलती। ये करेंसी सिर्फ सिस्टम के टास्क को कंप्लीट करने से मिलती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लू चैंग अपने कपड़े पहन लेता है। कपड़ों को पहनने के बाद लू चैंग ग्रीन बैम्बू पीक से बाहर निकलने लगता है। लू चैंग को अपनी ट्रेनिंग खत्म करता हुआ देखकर हम मिस फैंग को देखते हैं, जो कि चिल्लाकर लू चैंग से कहती है, क्या आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई? आगे से लू चैंग मिस फैंग से कहता है, हाँ मेरी ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यू प्रोटेक्ट करने के लिए। लू चैंग की इस बात को सुनकर हम किंग यू को देखते हैं, जो कि बड़े ही गुस्से से लू चैंग से कहती है, मैं तुम्हारी कोई प्रोटेक्टर नहीं हूँ, बल्कि असल में तुमने तो मुझे अपना एक होस्टेज बना रखा है। अगर तुमने मेरी ग्रैंड मदर को अपने पास ना रखा होता तो मैं तुम्हें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करती। किंग यू की इस बात को सुनकर लू चैंग थोड़ा सीरियस होकर किंग यू से कहता है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। फिर लू चैंग वहां से जाने लगता है और जाते हुए किंग यू से कहता है, वैसे भी पेट्रियार्च की प्रोटेक्टर होना कोई लो पोजीशन नहीं है। ये बोलने के बाद लू चैंग पीछे की ओर मुड़ता है और किंग यू से कहता है, जब मेरे मास्टर इमोर्टल वर्ल्ड में नहीं गए थे तब एक बार तुम्हारी मास्टर ने मुझसे कहा था कि चाहे तुम पेट्रियार्च के डिसाइपल हो लेकिन फिर भी तुम कभी पेट्रियार्च नहीं बन पाओगे, और इस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मगर किंग यू तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए और परेशानियां नहीं बढ़ाऊंगा। वैसे भी अब मुझे एक जरूरी काम है, तो तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। ये बोलकर लू चैंग वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं लू चैंग को किंग यू भी जाता हुआ देख रही होती है। फिर अगला सीन हम एक वैली का देखते हैं और हम देखते हैं उस वैली के अंदर लू चैंग और एल्डर युवान एक साथ बैठ रखे होते हैं। तभी हम एल्डर युवान को देखते हैं, जो कि लू चैंग से कहते हैं, मास्टर लू चैंग, आखिर अब आपको मुझसे और क्या चाहिए? आगे से लू चैंग एल्डर युवान जियांगो से कहता है, एल्डर युवान अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो कैसा रहेगा? और हाँ एल्डर युवान, मैं तुम्हें शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे पेट्रियस बनने के प्लान में काफी ज्यादा मदद की थी। इस बात को सुनकर एल्डर युवान लू चैंग से कहते हैं, मास्टर लू चैंग, मैं तुम्हारे टैलेंट की काफी ज्यादा कदर करता हूँ और मैं तुम्हारे मास्टर को पूरे 100 सालों से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर को भी पैट्रियर्च टोकन एक्टिवेट करना नहीं आता। एल्डर युवान की इस बात को सुनकर लू चैंग काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर एल्डर युवान बड़े ही सीरियस होकर लू चैंग से कहते हैं, लू चैंग, सच बात तो ये है, इस बार मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हेवनली सेक्ट की भलाई के लिए बचाया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे काफी कुछ छुपा रहे हो। तो क्यों ना मास्टर लू चैंग आप मुझे इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दें। एल्डर युवान की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और एल्डर युवान से कहता है, एल्डर युवान, मेरे पास जो पावर्स हैं असल में वो हेवनली ट्रिबुलेशन की पावर्स हैं। लू चैंग की इस बात को सुनकर एल्डर युवान लू चैंग से पूछते हैं, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास हेवनली ट्रिबुलेशन की पावर है? आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? एल्डर युवान की इस बात को सुनकर लू चैंग पीछे की ओर मुड़ता है और एल्डर युवान को बताने लगता है, एल्डर युवान, अगर ऐसा ना होता तो आखिर मुझे मेरे मास्टर क्यों चूज करते और वो मुझे अपना डिसाइपल क्यों बनाए, जबकि मैं तो इतना टैलेंटेड भी नहीं था। इस बात को सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं थंडर बॉडी के साथ पैदा हुआ था और मैं लाइटनिंग स्टॉर्म की पावर को इनहेरिट करता हूँ, और अगर फ्यूचर में मेरा कल्टीवेशन बढ़ता है तो मैं सेक्ट के और भी कई सारे लोगों को इमोर्टल वर्ल्ड में भेज सकता हूँ। फिर लू चैंग पीछे की ओर मुड़ता है और एल्डर युवान से कहता है, क्योंकि मेरे पास हेवनली ट्रिबुलेशन को समन करने की पावर है। और लू चैंग की इस बात को सुनकर तो एल्डर युवान के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर युवान बड़े ही हैरान होकर लू चैंग से पूछते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो कि क्या आप सच में हेवनली ट्रिबुलेशन को समन कर सकते हैं? एल्डर युवान की इस बात को सुनकर हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है, असल में तो मैं एल्डर युवान से झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इस क्रूल वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो मुझे भी क्रूल और झूठा बनना होगा, ताकि मैं इस वर्ल्ड के सभी लोगों को अपना फॉलोअर बना सकूं और अपने नीचे झुका सकूं। हालांकि एल्डर युवान एक अच्छा आदमी दिखता है, लेकिन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता।
क्योंकि अगर देखा जाए तो म्यूरोंग कुई और एल्डर शियाओ दोनों के पास ही सक्सेसर है, इसीलिए वो दोनों आगे चलकर पेट्रियार्च भी बन सकते हैं। लेकिन अगर हम एल्डर युवान को देखें तो इनके पास कोई भी सक्सेसर नहीं है, तो ये किसी भी हालत में पेट्रियार्च नहीं बन सकते। ये सोचने के बाद लू चैंग एल्डर युवान से कहता है, एल्डर युवान, आप तो इस बात को जानते ही होंगे कि म्यूरोंग कुई के प्लान्स काफी ज्यादा बड़े हैं, और वहीं हम एल्डर शियाओ को देखें तो वो इतनी समझदार नहीं है। तो बचे सिर्फ आप, जो कि मेरी मदद कर सकते हैं, और बदले में मैं आपकी मदद करूंगा। एल्डर युवान, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि बदले में मैं आपको आपके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करूंगा। लू चैंग की इस बात को सुनकर हम एल्डर युवान को देखते हैं, जो कि अब थोड़ा सीरियस होकर मन ही मन सोचने लगते हैं। इस लू चैंग को देखकर लगता नहीं कि ये यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहा है, तो क्यों ना मैं इसके साथ एक डील करके देखूं। ये सोचने के बाद एल्डर युवान लू चैंग से कहता है, आखिर अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं। आगे से हम लू चैंग को देखते हैं, जो कि एल्डर युवान की तरफ मुड़ता है और एल्डर युवान से कहता है, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरी कल्टीवेट करने में मदद करें। लू चैन अपने मन में सोचता है कि उसकी जनरेशन के कल्टीवेटर्स में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा अनुभव और विजडम है तो वो सिर्फ एल्डर युवान ही है, और अगर एल्डर युवान पूरे दिल से उसका साथ देते हैं तो वो भी तय कर लेता है कि एक दिन उन्हें भी असेंशन तक पहुंचाने में मदद करेगा। लू चैन उनके चेहरे को ध्यान से देखता है। उसे कहीं से भी झूठ का एहसास नहीं होता। उल्टा सोचने पर उसे ये बात काफी लॉजिकल लगती है। आखिरकार लू चैन मन ही मन फैसला करता है, चलो इस बार दांव लगा कर देखते हैं। इसके बाद एल्डर युआन लू चैन से पूछते हैं कि आखिर वो उससे करवाना क्या चाहता है। आगे से लू चैन उसे बताता है कि वो चाहता है कि वो अपनी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाए। इसके साथ ही दोनों सेक्ट के सीक्रेट वॉल्ट में पहुंच जाते हैं। लू चैन पहली बार इस जगह को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि असली ट्रेजर्स यहाँ मौजूद नहीं हैं, बल्कि एक अलग स्पेशल डायमेंशन में सील्ड हैं, जिन्हें फॉर्मेशन के जरिए निकाला जाता है। हर ट्रेजर पर हैवी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है, लेकिन पेट्रियार्क के टोकन की मदद से कोई भी ट्रेजर निकाला जा सकता है। फिर एल्डर युआन उसे सावधान करते हैं कि टोकन भले ही पावरफुल हो, लेकिन सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आगे से लू चैन एल्डर युआन से शुक्रिया कहता है। अब वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है। इतने सारे ट्रेजर्स देखकर उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है। सबसे तेज तरीका कल्टीवेशन बढ़ाने का पिल्स लेना होता है, लेकिन लू चैन जानता है कि ज्यादा पिल्स लेने से फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाती है और अगला रियल्म ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। हेवन स्वैप टेक्निक बेहद खास है, लेकिन अफसोस कि वो अभी फॉरबिडन लैंड में है और फिलहाल उसे पाने का कोई चांस नहीं। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है। सिस्टम टिप, क्लाउड वाटर फ्रैगमेंट मिला है। अब्जॉर्ब करने पर 27 ट्रिबुलेशन पॉइंट्स मिलेंगे। क्या अब्जॉर्ब करना चाहते हो? लू चैन बिना सोचे उन फ्रैगमेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। अगले ही पल वो फ्रैगमेंट अब्जॉर्ब हो जाता है। लू चैन हैरान रह जाता है। एक ही फ्रैगमेंट से 27 ट्रिबुलेशन पॉइंट्स, इतना तो 5 बड़ी ट्रिबुलेशन से भी नहीं मिलता। अब वो समझ जाता है, अगर ऐसे 4-5 फ्रैगमेंट्स मिल जाएं तो उसकी कल्टीवेशन सीधा एक छोटा रेल्म जंप कर सकती है। लू चैन तय करता है कि फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका एंशिएंट रेलिक्स और फ्रैगमेंट्स को डिवॉर करना है, क्योंकि वो जानता है कि म्यूरोंगकुई जैसे दुश्मन उसे चैन से कल्टीवेशन नहीं करने देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है। रात का समय होता है। सेक्ट में पेट्रोल चल रही होती है। एक डिसाइपल घबराते हुए कहता है कि हाल ही में कई लोग मरे हैं, तो क्या इतनी रात को बाहर निकलना सेफ रहेगा? दूसरा तुरंत उसे डांट देता है, तू कम से कम कोर स्टेज कल्टीवेटर तो है, इतना डर क्यों रहा है? वो बोलता है कि अगर किलर आज सामने आ गया तो वही बदकिस्मत होगा, मगर तभी वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। हालांकि हमें अभी ये नहीं दिखाया जाता कि आखिर उन्हें किसने मारा है, लेकिन फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। कुछ ही देर में एल्डर युआन खुद पेट्रियार्क से मिलने पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि शियन शुअर सेक्ट, जो हेवनली सेक्ट का अफिलिएटेड सेक्ट है, अब हेडी सेक्ट से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हॉल की रिपोर्ट के मुताबिक शियन शुअर सेक्ट जांच में सहयोग नहीं कर रहा। यही वजह है कि शक और गहरा गया है। एल्डर युआन बताते हैं कि शियन शुअर सेक्ट पिछले 300 सालों से वफादार रहा है, लेकिन पुराने पेट्रियार्क के असेंशन के बाद नए पेट्रियार्क के जवान होने की वजह से उन्हें हेवनली सेक्ट के फ्यूचर पर शक होने लगा है। अगर ये सेक्ट अलग हो गया तो हेवनली सेक्ट की स्ट्रेंथ पर सीधा असर पड़ेगा।
इसीलिए एल्डर्स ने तय किया है कि पेट्रियार्क को खुद शियन शुअर सेक्ट जाना चाहिए, ताकि अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर उनका भरोसा फिर से जीता जा सके। लू चैन ये सब सुनकर समझ जाता है कि चाहे वो जाना न भी चाहे, लेकिन ये दौरा अब टालना नामुमकिन है। लेकिन फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। कुछ समय बाद शियन शुअर सेक्ट के बाहर भारी हलचल मच जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है जब वो देखते हैं कि तीसरे दर्जे का स्पिरिट बीस्ट कैंडल मॉस्किटो माउंट बनकर हेवनली सेक्ट का काफिला ला रहा है। लोग दंग रह जाते हैं। तीसरे दर्जे का स्पिरिट बीस्ट माउंट के तौर पर इस्तेमाल करना ये सिर्फ हेवनली सेक्ट ही कर सकता है। शिन शुअर सेक्ट के लोग समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण दौरा नहीं है। जब लू चैन उतरता है तो हर कोई उसकी उम्र और कल्टीवेशन देखकर चौंक जाता है। 18 साल की उम्र में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म सबके मुंह से निकल पड़ता है। ये तो सच में जाओ लिन्यंग का ट्रू सक्सेसर लगता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि शियन शुअर सेक्ट का वाइस सेक्ट मास्टर होंगा 300 साल पुरानी प्रेशियस स्पिरिट सिरप भेंट करता है, जो वाइटल एनर्जी बढ़ाती है। इस तरह लू चैन का पहला ऑफिशियल डिप्लोमेटिक विजिट शुरू होता है। वाइस सेक्ट मास्टर होंगा हाथ में प्याला उठाकर सम्मान के साथ बोलता है कि ये जाम वो मास्टर लू के नाम करता है। लेकिन पूरी शियन शू सेक्ट की ये शालीनता सिर्फ दिखावा होती है। कोई भी असली मुद्दे पर बात नहीं करता। यह शांतिपूर्ण दौरा असल में बाकी अफिलिएटेड सेक्ट्स को एक साफ सिग्नल देने के लिए होता है कि हेवनली सेक्ट अब भी मजबूत है और किसी पर जबरदस्ती दबाव डालने की जरूरत नहीं। लू चैन मन ही मन सोचता है, अगर मैं यहाँ जबरदस्ती करूँ तो बात उल्टी पड़ सकती है। इसलिए चाहे युआन जियन हाई ने सुरक्षा के लिए लोगों को भेजा हो, लेकिन असली समस्या तो मुझे खुद ही सुलझानी होगी। अब सवाल ये है, इनकी असली साजिश तक पहुंचा कैसे जाए। तभी अचानक बाहर शोर मच जाता है। एक डिसाइपल घबराया हुआ भागता हुआ आता है, बोलता है कि फिर से किसी डिसाइपल की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। सॉन्ग तन युआन, जो कि इस सेक्ट के लीडर का बेटा होता है, लेकिन सेक्ट मास्टर सॉन्ग युआन तुरंत उसे डांट देता है। आज लॉर्ड लू खुद यहाँ मौजूद हैं। तुम्हारी ये हरकत पूरे सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। जंग ही, जो सॉन्ग युआन का सीनियर डिसाइपल है और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 9वें स्तर पर है, वो सेक्ट लीडर के उस बेटे को रोकने लगता है। लेकिन लू चैन खुद आगे बढ़ता है। वो साफ कहता है कि वो यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर बैठने नहीं आया। अगर सेक्ट में कोई गंभीर मामला चल रहा है तो वो हेवनली सेक्ट का लीडर होने के बाद चुप कैसे बैठ सकता है। वो सीधे पूछता है, बताओ असल बात क्या है। सॉन्ग युआन मजबूरी में स्वीकार करता है कि अभी अभी आउटर सेक्ट का एक डिसाइपल बेहद बेरहमी से मारा गया है, लेकिन वो इसे छोटी बात बताकर टालने की कोशिश करता है। लू चैन का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। वो साफ कर देता है कि डिसाइपल की जान जाना कोई छोटी बात नहीं होती। वो खुद जाकर लाश देखने की बात करता है। सब लोग उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लू चैन लाश को देखते ही समझ जाता है, ये किसी बीस्ट का हमला नहीं, बल्कि साफ तौर पर किसी इंसान का काम है। वो पूछता है कि जब पहले देखा गया था तो क्या हालात ऐसे ही थे। जवाब मिलता है कि पहले इस लाश की कंडीशन इतनी खराब नहीं थी, मतलब कोई जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। लू चैन तुरंत भांप लेता है, कातिल अभी भी यहीं कहीं मौजूद है। दूसरी तरफ अंधेरे में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कहता है कि ये लड़का तो अभी फाउंडेशन रियन पर ही है, आखिर इसे हमारी योजना का क्या पता। लेकिन तभी दूसरा आदमी उसे सावधान करता है और कहता है, चाहे इस लड़के की उम्र कम हो, मगर इतनी जल्दी इतनी तरक्की करने वाले इंसान को हम कम नहीं आंक सकते। फैसला होता है कि आज रात ही लू चैन को खत्म कर देना होगा। उधर लू चैन को सिस्टम से मैसेज मिलता है, डेली ट्रिब्यूलेशन अक्यूमुलेटेड, ट्रिब्यूलेशन पावर +2। वो समझ जाता है कि उसकी शक्ति धीरे धीरे खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि हमें किंग यू को दिखाया जाता है, जो कि बाहर यार्ड में सोर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। लेकिन तभी वहां पर लू चैन भी आ जाता है और किंग यू को वहां देखकर लू चैन किंग यू से पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मगर आगे से किंग यू उसे कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उसे गुस्से से घूरने लगती है। लेकिन तभी वहां पर निंगैर आ जाती है और वो वहां आकर रिसेंटली मरे हुए सभी लोगों की लिस्ट लू चैन को पकड़ा देती है। धीरे धीरे जानकारी सामने आती है कि मरने वाले सभी लोग या तो 6 रिफाइनिंग स्टेज पर थे या फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म के शुरुआती स्तर पर। फिर उन मरे हुए सभी स्टूडेंट्स के नाम सामने आते हैं
और उन सभी में एक बात कॉमन थी, सब राइजिंग टैलेंट्स थे। ये सब समझने के बाद लू चैन किंग यू की तरफ देखता है। वहीं फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि किंग यू शमशान घाट के बाहर खड़ी होकर उस जगह को गार्ड कर रही होती है और वो मन ही मन लू चैन को गालियां देते हुए कहती है, वो लू चैन कमीना बोल रहा था कोई जरूरी काम देगा, और अब देखो उसने मुझे यहाँ पर क्या बना दिया है, एक शमशान घाट का चौकीदार। लेकिन फिर वो खुद को दिलासा देती है, शायद उस लू चैन को लगता है कि मैं कोई मामूली क्यूआई प्रैक्टिशनर हूँ, मगर एक दिन मैं उसे सरपास कर दूंगी। लेकिन तभी उसकी नज़र लाश पर पड़ती है और वो चौंक जाती है, क्योंकि ये वही लाश थी जो कि उसने सुबह देखी थी, और अब उस लाश के टुकड़े जुड़ चुके थे। और हम देखते हैं वो लाश अब किसी अनडेड गोस्ट की तरह दिखने लगी थी। अगले ही पल हम देखते हैं वो लाश किंगयू पर अटैक कर देती है। वहीं किंगयू भी एक बैरियर बनाकर उसके उस अटैक को रोक लेती है, मगर तभी हम देखते हैं उसका वो बैरियर भी टूट जाता है और अब उस लाश का वो अटैक सीधा जाकर किंगयू पर लगता है, जिससे कि किंगयू बाहर जाकर गिरती है। लेकिन सही समय पर लू चैन वहां पहुंच जाता है और वो किंगयू को नीचे गिरने से बचा लेता है। वहीं हम किंगयू को भी देखते हैं, जो कि पहले तो थोड़ा ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर वो लू चैन से गुस्से से कहती है। लेकिन तभी हम वापस से उसी अनडेड गोस्ट को देखते हैं, जो कि अब वापस से उन लोगों की तरफ आने लगता है। वहीं उसे देखकर लू चैन हैरानी से कहता है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक अनडेड मॉन्स्टर है, और ऊपर से ये फाउंडेशन स्टेज की लाश से बना है, यानी कि इसकी ताकत सच में काफी ज्यादा है। ये सुनकर किंगयू डरते हुए पूछती है, जब पता था कि मामला इतना गंभीर है तो मुझे यहाँ पहरा देने क्यों भेजा? वो शांत स्वर में कहता है, घबराओ मत, मैं इस बीच छुपकर तुम पर ही नजर रख रहा था। साथ ही ये भी बताता है कि सेक्ट के सीक्रेट पर्गेटरी मेथड से उसने एक नई टेक्निक सीखी है। यही टेक्निक उसे हेवनली ट्रिबुलेशन की शक्ति नियंत्रित करना सिखाती है, जिससे शरीर, दवाइयाँ और हथियार तक रिफाइन किए जा सकते हैं। फिर वो उस टेक्निक का यूज करते हुए उस अनडेड को अपने सिर्फ एक ही अटैक में मार गिराता है, और उसे मारने के बाद वो किंगयू को आगे बताता है। सुबह जो कॉर्प्स मिला था उसके मेरिडियंस और डांटियन जिस तरह कटे थे, वो रिफाइंड कॉर्प्स टेक्निक का साफ संकेत था। यहाँ तक कि यूनिंग रेल्म के एक्सपर्ट भी इसे तुरंत नहीं पहचान पाते। उसे पूरा अंदेशा था कि टूटे हुए कॉर्प्स को फिर से रिवाइव किया जाएगा, और कई सीक्रेट टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो छोटे कॉर्प्सेस को जोड़कर एक जायंट कॉर्प्स पपेट बना देती हैं, जो गोल्डन कोर रेल्म के बराबर ताकत रखता है। कुछ ही देर में उसकी उम्मीद सच साबित हो जाती है। चारों तरफ पानी तत्व की शक्ति फैलने लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये वाटर एलिमेंट की पावर है। तभी हम देखते हैं वहां पर सभी मरे हुए स्टूडेंट्स की लाश बाहर आ जाती है, और वो सभी लाशें एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगती है, जिससे कि अब वहां पर एक काफी खतरनाक अनडेड फॉर्म हो जाता है। वहीं हम लू चैन को देखते हैं, जो कि अब किंगयू के आगे आकर खड़ा हो जाता है और किंगयू से कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं ये सुनकर किंगयू काफी ज्यादा चौंक जाती है। दूसरी तरफ वो अनडेड लू चैन पर अटैक कर देता है। वहीं आगे से लू चैन भी उसके उस अटैक को रोक लेता है। हालांकि उसे उस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर सेक्ट के बाकी लोग भी आ जाते हैं, और वो सभी ही उस अनडेड को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी सोंग युआन भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं उसके उस अटैक से उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी लिंग चैन शांत स्वर में कहता है, लगता है अब मुझे अपनी सीक्रेट आर्ट यूज करनी ही होगी। और अगले ही पल हम देखते हैं लिन चैन अपनी एक बॉडी सप्रेशन की टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे कि अगले ही पल उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सभी ही लू चैन की स्ट्रेंथ को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। कोई बुदबुदाता है, मास्टर लू तो सच में बेहद शक्तिशाली है। कोई तारीफ करता है, इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत। लेकिन लू चैन इन खोखली तारीफों में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। उसकी नजर सीधी सोंग युएन पर टिक जाती है। शांत लेकिन भारी आवाज में वो बोलता है, मुझे इन बेकार की प्रशंसाओं में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है कि ये कॉर्प्स पपेट कैसे बना, और डिसाइपल्स की हिंसक मौतों के पीछे असली वजह क्या है।
लू चैन को अब पूरा यकीन हो जाता है ये सब हत्याएं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और अगला निशाना शायद वो खुद है। सबकी निगाहें एक साथ लू चैन पर टिक जाती हैं। सॉन्ग युआन आगे बढ़ते हुए पूछता है, पेट्रियार्क लू, जरा साफ साफ बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? लू चैन शांत लेकिन तीखे लहजे में बोलता है, दावत से पहले जो बर्ताव हुआ और जिस तरह सेओंग युआन के आदेशों को खुलेआम नजरअंदाज किया गया, अगर अंदाजा सही है तो असली वजह सबको पहले से पता है। वो आगे समझाता है, जिसे सब लोग कल्टीवेशन एक्सीडेंट समझ रहे हैं, असल में वो कोई हादसा नहीं था। दरअसल एक ऐसी टेक्निक होती है जो ऊपर से देखने में तो ट्रू की सर्कुलेशन जैसी लगती है, लेकिन असल में वो किसी जिंदा इंसान को एक मैजिक वेपन में बदलने की प्रक्रिया होती है। इस टेक्निक से पैदा हुई एक खास किस्म की मेरिडियंस के साथ बहती हुई धीरे धीरे शरीर को अंदर से बदल देती है। खून, हड्डियां अब्जॉर्ब होते जाते हैं और प्रैक्टिशनर का खून व ट्रू की दांटियन में इकट्ठा होकर ब्लड न्यूक्लियस बना लेते हैं। यही ब्लड न्यूक्लियस बाद में कॉर्प्स पपेट का कोर बनता है और जब इसकी एनर्जी लिमिट्स को क्रॉस कर देती है तब वो इंसानी शरीर को फाड़ कर बाहर निकल आती है और उसी पल इंसान की मौत हो जाती है और इसके बाद सर को काट कर उस मरे हुए इंसान में से उस कोर को बाहर निकाल लिया जाता है ताकि मौत की असली वजह हमेशा के लिए छुप जाए। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। कई लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं कि आखिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात इतनी कम उम्र का लड़का कैसे जान सकता है।